हेलो, वेलकम, नमस्ते। आज के वीडियो में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। कंपनी का ब्रीफ प्रोफाइल देख लेते पहले, उसके बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, जैसे बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वार्टरली पीएनएल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग से भी हम एनालिसिस करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट पे आरएसआई का लेवल्स देख लेते कहाँ पर हैं, दूसरी कंपनीज जो पीयर ग्रुप कंपनीज है उसका भी। और उसके पहले हम पीयर ग्रुप एनालिसिस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज का, अमरा राजा बैटरीज और एवररेडी इंडस्ट्रीज के साथ। फाइनली इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करके हम ये वीडियो को समाप्त करेंगे। तो हम ब्रीफ प्रोफाइल एनालिसिस के साथ शुरू करते हैं। इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो बेसिकली 3 डिफरेंट वर्टिकल्स के थ्रू आता है। एक है ऑटोमोटिव, दूसरा है इंडस्ट्रियल और तीसरा अदर्स वर्टिकल से आता है। कंपनी के ऑटोमोटिव वर्टिकल्स में कार्स, रिक्शा, बाइक्स, ट्रैक्टर्स, ई रिक्शा, इन्वर्टर और होम यूपीएस, ये सारे कैटेगरीज आते हैं। इन सारे कैटेगरीज में कंपनी अपनी बैटरीज सप्लाई करती है। इंडस्ट्रियल्स में इंडस्ट्रियल यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। रिन्यूएबल एनर्जी जो विंड मिल्स होती है उससे जो एनर्जी जनरेट होता है उसको बैटरीज में स्टोर किया जाता है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ये बैटरी सप्लाई करती है इनको। फिर पावर इंडस्ट्रीज में भी बैटरी सप्लाई करती है। टेलीकॉम में भी ये बैटरी जाती है, टेलीकॉम के जो टावर्स होते हैं। ट्रैक्शन जो कि अपने क्रेन्स या हैवी मशीनरीज होते हैं उनके अंदर भी बैटरीज यूज़ होती है। रेलवेज यूज़ करते हैं। और माइनर्स कैप, जो माइनर्स की कैप होती है उसके ऊपर जो हेडलाइट होती है उसका भी बैटरीज बनाती है। सबमरीन्स के लिए बैटरीज बनाती है, चार्जर्स बनाती है और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बैटरीज बनाती है। कंपनी के टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 50+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 150 से ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं, 5300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर्स 48,000 हैं। ऑटोमोटिव बैटरी कैपेसिटी 57 मिलियन का है टोटल और 5 बिलियन एम्पियर पर आवर का इंडस्ट्रियल बैटरी कैपेसिटी है। एम्पियर पर आवर उसका यूनिट है बैटरी का, कितना करंट सप्लाई कर सकती है 1 घंटे के अंदर। कंपनी अपने बैटरीज OEM कस्टमर्स को भी देती है, जो कार्स, बाइक्स, 2 व्हीलर्स वगैरह 3 व्हीलर्स बनाती है उनको सप्लाई करती है। ये सारे कंपनीज है जिनको एक्साइड इंडस्ट्रीज अपनी बैटरी सप्लाई करती है। इनके जो प्लांट्स है मल्टीपल लोकेशंस पे सिचुएटेड है। ये कंपनी जैसे ने पहले भी बताया था सबमरीन के लिए बैटरीज बनाती है। एक्साइड इंडस्ट्रीज साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में एक अकेली कंपनी है जो बल्क में सबमरीन्स के लिए बैटरीज बनाती है। ये कंपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भी बैटरी बनाती है। इंडियन नेवी का सोल सप्लायर है लास्ट 30 ईयर्स से। काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ये सेगमेंट में आना चाहते हैं बट सक्सीड नहीं कर पाए अब तक। पूरे देश के अंदर इनके प्लांट्स मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सिचुएटेड हैं। बवाल, अहमदनगर, तलोजा, चिंचवाड़ और ढेर सारे लोकेशंस पे इनके प्लांट्स हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में ना सिर्फ OEMs को सप्लाई करती है बट आफ्टर मार्केट जो कार और 2 व्हीलर्स का जो आफ्टर मार्केट होता है उसमें भी सप्लाई करती है। कंपनी के पास इन्वर्टर बैटरीज का भी यूनिट है और कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है। ऑटोमोटिव बैटरीज का नंबर 2 इंडियन एक्सपोर्टर है ये कंपनी। इंडस्ट्रियल में जैसे हमने देखा था पावर है, सोलार, रेलवे, टेलीकॉम, यूपीएस, प्रोजेक्ट्स, ट्रैक्शन और एक्सपोर्ट, ये सारे वर्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। सबमरीन्स को भी बैटरी सप्लाई करती है जैसे मैंने पहले ही बताया। ऑटोमोटिव OEM मार्केट में कंपनी का 60% का मार्केट शेयर है। अगर हम ऑटोमोटिव प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखें ईयर टिल डेट जनवरी 20 तक का और उसको अगर हम कंपेयर करें जनवरी 19 तक, तो पूरा जनवरी 19 से जनवरी 20 में पैसेंजर व्हीकल्स में 13% का ड्रॉप आया है। ये बैटरी का प्रोडक्शन नहीं है, ये कार्स, बाइक्स या ऑटोमोटिव प्रोडक्शन में ड्रॉप है। कमर्शियल व्हीकल्स में 26% का ड्रॉप देखा गया है। 3 व्हीलर्स में 5% का और 2 व्हीलर्स में 13% का ड्रॉप देखा गया है। तो जैसे जैसे ऑटोमोटिव प्रोडक्शन में प्रेशर आता है तो ये कंपनी में भी प्रेशर आता है, क्योंकि जब तक OEM सेक्टर ठीक से नहीं चलेगा तब तक बैटरी पे भी प्रेशर आएगा, बैटरी कंपनीज पे भी प्रेशर आएगा। ऑटोमोटिव प्रोडक्शन में कार्स और बाइक्स का जो प्रोडक्शन है उसमें स्लो डाउन दिखा गया है और डोमेस्टिक सेल्स में भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। और इसी की वजह से एक्साइड जो एक मेजर OEM सप्लायर है उस पर भी इसका डायरेक्ट असर हुआ है। अगर 1920 की बात करें, एक्साइड का 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में 60% का मार्केट शेयर है और 2 व्हीलर्स में 65% का मार्केट शेयर है। इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जब OEM मैन्युफैक्चरिंग फिर से बढ़ेगा। अगर हम ऑटोमोटिव बैटरी रिप्लेसमेंट मार्केट साइज़ की बात करें तो 4 व्हीलर और 3 व्हीलर्स में अराउंड 19.2 मिलियन बैटरी सप्लाई होती है और 2 व्हीलर्स के लिए अराउंड 37.4 मिलियन बैटरी सप्लाई होती है।
अगर हम टोटल बात करें तो 40% जो मार्केट है रिप्लेसमेंट का वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, पर अभी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो काफ़ी शेयर गेन किया इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसीज जिसमें जीएसटी हो, बीएमएचआर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, एक्साइड का मार्केट शेयर आफ्टर मार्केट स्टार्टर बैटरीज में 50% का है, और अगर FY20 तक की बात करें तो 4 व्हीलर्स में करीब इनका 57% का मार्केट शेयर है। अगर हम इन्वर्टर बैटरीज की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अराउंड 5 मिलियन बैटरी सप्लाई करती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर 2 मिलियन बैटरी सप्लाई करती है। एक्साइड एक मार्केट लीडर है इन्वर्टर बैटरीज के अंदर और इनका एस्टिमेटेड मार्केट शेयर करीब 36% का है। नए प्लेयर्स, नए कंपनीज भी इस वर्टिकल में काफ़ी एग्रेसिवली आ रहे हैं, फिर भी एक्साइड कंपनी ने अपना मार्केट शेयर बनाए रखा है। अब हम थोड़ा ध्यान अपना गवर्नमेंट के पॉलिसी पे भी डालते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है, गवर्नमेंट चाहती है कि 50 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी का एलोकेशन हो। 700 करोड़ का गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उसके ऊपर। मिनिमम कैपेसिटी एक प्लांट का वो 5 गीगावाट तक होना चाहिए। जो भी कंपनी प्लांट्स डालना चाहती है उनको 3% का इंटरेस्ट रेट में छूट मिलेगा। 10 साल का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड मिलेगा उनको। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 9% का होगा, जबकि वो अभी फिलहाल 18.5% का है। और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनीज को, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स हैं। गवर्नमेंट अप्रैल 2021 से सेल्स पे जो बैटरीज के अंदर यूज होती है उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी 5% से 10% कर देगी। इससे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ेगा और पैक्स के ऊपर 5% से 15% कर देगी। लिथियम आयन और कोबाल्ट, ये जो 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं बैटरीज के, उनके ऊपर 0 ड्यूटी इंपोर्ट्स रखेगी। तो इससे कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होगा। हर एक किलोवाट के हिसाब से फाइनल बैटरी पे $35 का छूट मिलेगा हर एक कंपनी को। हम एक नज़र लीड एसिड बैटरी मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ से आएगा वो देख लेते हैं। लास्ट 5 साल से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 7% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट फिलहाल लास्ट ईयर से ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्लो डाउन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी काफ़ी असर पड़ा है। अगर हम फ्यूचर का देखें तो ऑटोमोटिव बैटरी सेल्स बेसिकली इकोनॉमी और OEM मैन्युफैक्चरर्स में जब रिकवरी दिखाई देगा तब बैटरी का सेल्स भी बढ़ेगा। 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ई रिक्शा, ये तीनों जगह से भी बैटरी का डिमांड बढ़ता हुआ दिखता है फ्यूचर में। गवर्नमेंट का स्क्रैपेज पॉलिसी और रिप्लेसमेंट मार्केट, यहाँ से भी बैटरीज का डिमांड बना रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की वजह से भी लीड एसिड बैटरी में डिमांड बना रहेगा। कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल देख लेते हैं कि बेसिकली हम 16 से 19 तक का एनालिसिस कर रहे हैं। रेवेन्यू में अराउंड 16% का CAGR ग्रोथ रेट है। FY16 में अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो 6,847 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था। FY19 में वो हो गया 10,588 करोड़ का। और अगर हम एबिटा की बात करें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसके बारे में, FY16 में 1,026 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था, जो FY19 में 1,411 करोड़ का हो गया है। अगर हम 9 मंथ के साथ कंपेयर करें, दिसंबर 19 का दिसंबर 20 के साथ कंपेयर करें 9 मंथ्स, तो एबिटा करीब 10,381 से 10,948 करोड़ हो गया है। एक स्लाइड ग्रोथ दिख रहा है। रेवेन्यू में ड्रॉप दिखाई दे रहा है क्योंकि OEM में स्लो डाउन आया है, क्योंकि कंपनी अपना कॉस्ट बहुत सही ढंग से कंट्रोल करती है, इसलिए कंपनी अपना एबिटा मार्जिन बनाए रख पा रही है। 2011 से कंपनी का स्टेटस डेट फ्री है। तो इसी के साथ मेरा ब्रीफ एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिटेल में कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस एक्साइड इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी 1947 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये एक लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। 1998 के अंदर एक्साइड ने स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड का बैटरी बिजनेस परचेस किया था, जब ये एक सेकंड लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर था इंडिया के अंदर, और इनके 4 फैक्ट्रीज और फुरुकावा ब्रांड भी इसके साथ साथ इन्होंने परचेस कर दिए थे। फिलहाल एक्साइड के पास एक लार्जेस्ट स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, और इनके फैक्ट्रीज मल्टीपल लोकेशंस में सिचुएटेड है। एक्साइड के कस्टमर बेस डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आती है जिनको ये बैटरीज बेचती है। जैसे हमने पहले देखा था, कंपनी के पास ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल और अदर बैटरी सेगमेंट्स हैं। इंडस्ट्रियल बैटरी के कस्टमर्स बेसिकली पावर, रेलवे, टेलीकॉम, सोलर प्रोजेक्ट, ये सारे सेक्टर से आते हैं।
क्योंकि ये इंडस्ट्री सिक्लिकल नेचर की होती है, तो ये बिजनेसेस के अंदर किसी भी तरह का डाउनटर्न एक बिजनेस रिस्क बनता है एक्साइड के लिए। एक्साइड का यूजर बेस डाइवर्सिफाइड है, इसलिए ये कंपनी पे इतना असर नहीं होता है उसका। डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल बैटरी इंडस्ट्री और OEM और रिप्लेसमेंट बैटरी स्पेस के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है। कंपनी एक लंबे समय से इस इंडस्ट्री के अंदर है और इनका प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड इमेज ये कंपनी को एक डोमिनेंट पोजीशन बनाने में मदद करती है और ये कंपनी अच्छा रिटर्न्स कमाती है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे। इस कंपनी का डेट फ्री स्टेटस है, इसकी वजह से कंपनी का एक हेल्दी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है। कंपनी ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे टारगेट किया हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो हाईली ऑटोमेटेड है। कंपनी अपने बैटरीज के अंदर लीड का इस्तेमाल भी अभी कम करने लगी है और इसी की वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी लंबे समय तक चलता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से इनका ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट में भी कंट्रोल आया है, क्वालिटी अच्छे से मेंटेन कर पाई है और प्रोडक्ट वारंटी में इनके खर्चे अभी कम हो रहे हैं। कंपनी ने लेक्लांचे के साथ मिलकर एक 75-25 का जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें वो लिथियम आयन बैटरी बना रही है। कंपनी के पास एक वाइड मार्केटिंग नेटवर्क है और लेक्लांचे का जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसके साथ मिलकर ये कंपनी को एक पॉजिटिव एज देता है लिथियम बैटरी मार्केट के अंदर। कोविड-19 की वजह से सभी कंपनीज पे असर हुआ है और ये कंपनी में भी एक स्लोडाउन का असर देखा गया है, पर क्योंकि ये कंपनी रिप्लेसमेंट मार्केट के अंदर भी है इसीलिए इनका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट में एक हाई कंपटीशन है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो उनका मार्जिन है वो हमेशा प्रेशर में रहता है, क्योंकि कंपनी ने अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया हुआ है, इसलिए इनके जो खर्चे हैं वो उन्होंने कंट्रोल में रखे हैं और इसी की वजह से मार्जिन पे इतना प्रेशर नहीं देखा गया है। ये कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो है लेड का, और किसी भी तरह से अगर लेड का प्राइस बढ़ता है तो वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है और ख़ास करके रिप्लेसमेंट बैटरी मार्केट के अंदर। अब ये जो लेड है वो एक हाईली टॉक्सिक या खतरनाक पोल्यूटिंग मटेरियल है और बैटरीज के लिए ये एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है, इसीलिए लेड को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और के लिए जो पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स है उनको कंपनी को फॉलो करना होता है। कंपनी के पास काफ़ी मात्रा में कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फिलहाल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वीक डिमांड सिनेरियो दिख रहा है, तो ये अगर कंटिन्यू रहेगा लंबे समय तक इसका कंपनी पे असर होगा और इसी के वजह से इनका जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। तो इसी के साथ मेरा कंपनी का डिटेल्ड प्रोफाइल एनालिसिस ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत लीजिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है और मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि जो भी मैंने डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो मैंने रिलायबल सोर्सेज से लिए हैं। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करूँ जिससे वो अपना खुद का डिसीजन ले पाए इन्वेस्टिंग के लिए। फिर भी किसी भी तरह से इस वीडियो में मैंने जो भी बोला हो इसको रेकमेंडेशन या एडवाइस की तरह नहीं लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का P&L अकाउंट का एनालिसिस कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ रेट देख लेते हैं, 5 साल लास्ट 3 साल में क्या था और लेटेस्ट ग्रोथ रेट क्या है। मार्च 19 से रिसेंट 12 महीने में 3.65 का एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखा गया है। 14,721 करोड़ का टोटल सेल्स किया था, वो अब बढ़कर 15,250 हो गया है। लास्ट 3 साल का अगर ग्रोथ रेट देखें कंपाउंडेड CAGR तो 9,477 से 14,721 करोड़ का हो गया है, तो डबल डिजिट का सेल्स ग्रोथ है। लास्ट 5 साल में भी देखें तो डबल डिजिट 12% का सेल्स ग्रोथ है हर साल, 8,200 करोड़ से 14,700 करोड़ तक का। सेल्स ग्रोथ रेट बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमको दिखता है कि कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड में स्लो डाउन हो रहा है तो वो एक खतरे की निशानी है और हमको सावधान हो जाना है कि यहाँ पर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स में, खास करके लास्ट 5 साल और लास्ट 3 साल में। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट 5 और 3 साल में 11.2% का OPM मार्जिन था,
ये मेरे बेंचमार्क के नीचे है। मेरा बेंचमार्क है 15% का। मार्च 19 का अगर हम देख ले इंडिविजुअल वैल्यूज़, ये कंसोलिडेटेड डेटा है, तो इसके सारे सब्सिडरीज का भी डेटा एनालिसिस के अंदर इंक्लूडेड है। मार्च 19 का ओपीएम मार्जिन काफ़ी कम हो गया था, 10.6% का। टोटल सेल्स पे जो 14,700 करोड़ का था, उसके ऊपर 13,159 करोड़ का तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही था। रिसेंट 12 महीने में भी ओपीएम मार्जिन बहुत कम था, 10.4% का। तो जब ओपीएम मार्जिन इतना कम होगा तो एनपीएम डेफिनेटली 10% से नीचे ही जाएगा। अगर हम रिसेंट 12 महीने की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, और उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। 15,250 करोड़ का सेल्स किया था और 13,664 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था। अदर इनकम से ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे कंपनी को। रिसेंट 12 महीने में सिर्फ 44 करोड़ अदर इनकम से आए। मार्च 19 में एक सब्सटेंशियल अमाउंट आया था, पर एज अ परसेंटेज टोटल सेल्स का वो बहुत कम था, सिर्फ 1% था। सो 148 करोड़ आए थे टोटल सेल्स के सामने। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा नहीं होंगे। डेप्रिसिएशन देखें तो एक फ्लैट रेट है थ्रू आउट द ईयर्स। मार्च 16, मार्च 19 और रिसेंट 12 महीने में भी 2.6% का था। 402 करोड़ का डेप्रिसिएशन वैल्यू दिया था टोटल सेल्स के सामने। रॉ मटेरियल कॉस्ट तकरीबन 50% तक का आता है। एम्प्लॉय कॉस्ट मार्च 19 में अराउंड 7% का था, जो थोड़ा कम हुआ है मार्च 16 के कंपैरिजन में, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ा है और एम्प्लॉय कॉस्ट शायद फ्लैट होगा, तो वो हम अलग से उसका एनालिसिस कर सकते हैं फिनेंशियल अकाउंट्स में जाके। इंटरेस्ट एक्सपेंस 112 करोड़ का था रिसेंट 12 महीने में, जो अगर हम मार्च 19 का एक साल पहले का वैल्यू भी देखें तो 117 करोड़ का था। एज अ परसेंटेज टोटल सेल्स का ये बहुत कम है, लेस देन 1% का है, तो ये अच्छा वैल्यू है। तो इससे कंपनी का डेट फ्री स्टेटस दिखता है। टैक्स रेट करीब 26% का था, ये रीज़नेबल है। अभी सारी कंपनीज़ का अप्रॉक्सीमेट टैक्स रेट करीब 25% का ही होगा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है। 1123 करोड़ का पीबीटी कमाया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके ऊपर 293 करोड़ का टैक्स एक्सपेंसेस था, जो मार्च 19 के मुकाबले काफ़ी ड्रॉप हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 1,250 करोड़ से 1,120 करोड़ हो गया है रिसेंट 12 महीने में। तो यहाँ पर मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11 टाइम्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरेस्ट भरा था कंपनी ने 112 करोड़ का, उसके सामने जो प्रॉफिट्स जनरेट किए थे 1,235 करोड़ के, वो करीब 11 टाइम ज़्यादा था। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इजीली पे कर सकती है कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है उसके सामने। अगर हम थ्रू आउट द ईयर्स देखें तो भी 10 टाइम्स के ऊपर ही रहा है हमेशा से। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो रिसेंट 12 महीने में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो हो गया है, 5.4% का। मार्च 19 में 5.7% था और मार्च 16 में 7.4% का था। तो थ्रू आउट द ईयर्स अगर हम देखें तो 10% के नीचे ही रहा है। हमने पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा था तो वहीं पे वो 10% का था, तो वहाँ से ही एक्चुअली जो मार्जिन का प्रेशर शुरू हो जाता है। इसलिए मिनिमम ओपीएम मार्जिन कम से कम 15% का होगा, तो बाकी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, टैक्स है, वो कट के फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 10% तक आ सकता है। पर जब ओपीएम मार्जिन ही 10% पे आ जाए तो एनपीएम मार्जिन और भी कम हो जाता है। हम इसके सामने कैश प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे बाद में, तो वो कितना है, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा। अगर सीपीएम कैश प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा है तो वो एक अच्छा बेंचमार्क माना जाएगा। 831 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था रिसेंट 12 महीने में। 831 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था रिसेंट 12 महीने में। मार्च 19 में प्रॉफिट था अराउंड 846 करोड़ का, तो थोड़ा ड्रॉप हुआ है मार्च 19 के मुकाबले। अगर हम लास्ट 5 साल का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अराउंड 6.4% का आता है। लास्ट 3 साल में करीब 6.1% का है। और अभी जो रीसेंट एनपीएम है रीसेंट 12 मंथ्स का, वो तो अपने एवरेज से भी कम हो गया है। तो यहाँ पर हमको एक मार्जिन का प्रेशर दिख रहा है, जो हमने पहले कंपनी के प्रोफाइल एनालिसिस में देखा था। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर और इकोनॉमी में डाउनटर्न है, तो इसलिए डायरेक्टली ये कंपनी पे भी असर पड़ेगा उसका। पर अगर लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ इसके अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है, तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। क्योंकि जब इकोनॉमी में बूम आएगा, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर चलने लग जाएगा, तब ये कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट देख लेते हैं। रिसेंट 12 महीने में
मार्च 19 के मुकाबले डी ग्रोथ देखा गया है 1.7% का। मार्च 19 में प्रॉफिट था 846 करोड़ का और अभी प्रॉफिट हो गया है 831 करोड़ का। सो थोड़ा मार्जिन में प्रेशर तो आया है। लास्ट 5 और 3 साल का देखें तो ग्रोथ रेट अराउंड 9.2 और 6.6% का था CAGR। तो यहाँ पर एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ रेट दिख रहा है, भले लास्ट 3 साल में थोड़ा ग्रोथ रेट कम हो गया है 5 साल के मुकाबले। जो रीसेंट 3 इयर्स का ग्रोथ रेट है वो 5 इयर्स के ग्रोथ रेट से थोड़ा फास्टर होना चाहिए। इससे हमको एश्योरेंस मिलता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड आगे भी रहेगा। वैल्यूएशन रेशियो, मार्केट कैप टू सेल्स देख लेते हैं। सेल्स के सामने कंपनी का मार्केट कैप कितना है। रीसेंट 12 महीने में कंपनी ने 15,250 करोड़ का सेल्स किया था और कंपनी का वैल्यू मार्केट के अंदर अपने सेल्स के भी वैल्यू से नीचे गिर गया है 13,160 करोड़ का। तो अभी फ़िलहाल हमको डिस्काउंट में मिल रहा है सेल्स के सामने। अगर मार्च 19 में देखें, मार्च 19 और मार्च 16 में देखें, मल्टीपल 1 टाइम्स के ऊपर ही था। यहाँ पर भी एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे था थ्रू आउट, पर अभी फ़िलहाल हमको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो एक अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है हमको। अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखें नेट प्रॉफिट के मुकाबले, तो थ्रू आउट द ईयर्स 25% के ऊपर का पे आउट रेशियो है कंपनी का। मार्च 19 में 24.1% का पे आउट रेशियो था। नेट प्रॉफिट था 846 करोड़ का और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 204 करोड़ का, जो मार्च 16 में भी तकरीबन 204 करोड़ का ही था। तो ये एक अच्छा पे आउट रेशियो माना जाएगा। करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल रिसेंट 12 महीने का 15.9 टाइम्स का आता है। अभी लेटेस्ट अर्निंग्स पर शेयर 9.8 रुपीज़ का है और करंट प्राइस 155 का है, इसलिए हम 15.9 टाइम्स का मल्टीपल दे रहे हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए, जो मार्च 19 में एक साल पहले 22 टाइम का था। तो यहाँ से हमको काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है और भाव भी गिरा है, 219 रुपये से 155 रुपीज़ हो गया है एक साल के अंदर। तो यहाँ पर एक सब्सटेंशियल ड्रॉप देखा गया है प्राइस के अंदर और अभी फ़िलहाल हमको मार्च 16 के मल्टीपल के भी नीचे मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा एक वैल्यूएशन रेशियो पे आ गया है फ़िलहाल। अगर हम उसका एवरेज देखें लास्ट 5 और 3 साल का भी, तो अराउंड 23 टाइम्स के ऊपर ही था और अभी जो रीसेंट है वो 15.9 टाइम्स का है, तो अपने एवरेज से भी कम में मिल रहा है हमको। अब हम इसका जब पीयर ग्रुप एनालिसिस करेंगे तो तभी हम देखेंगे कि दूसरे पीयर ग्रुप कंपनीज़ का प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या है और उसके मुकाबले ये कंपनी का जो मल्टीपल है क्या ये एक्सपेंसिव है या चीप है। नेक्स्ट हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा से अराउंड 85 करोड़ पे रहा है और फेस वैल्यू 1 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 19 में मेरे बेंचमार्क से थोड़ा नीचे ड्रॉप हो गया है, 13.8% का ROE आ गया है। 846 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और टोटल इक्विटी बिजनेस के अंदर 6,100 करोड़ का था। तो हमको क्या चाहिए कि जितना भी इक्विटी हो या जितना भी बिजनेस के अंदर पैसा हो शेयर होल्डर्स का, उसके ऊपर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए। तो मार्च 16 और मार्च 14 में अराउंड 15.7 और 15.9% का ROE कमाया था, जो एक मेरे बेंचमार्क के करीबी है। पर अभी थोड़ा प्रेशर दिख रहा है मार्च 19 के अंदर। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें 7, 5 और 3 साल का, तो ये ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 7 साल में अगर हम एवरेज देखें तो 15.4% का था, बट अभी रीसेंट 3 साल में 14.2% पे आ गया है और मार्च 19 का जो ROE था वो अपने एवरेज से भी नीचे है। तो डेफिनेटली मार्जिन में प्रेशर तो दिख रहा है यहाँ पर। ROC कैलकुलेशन देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। मार्च 19 में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर था 6,200 करोड़ का तकरीबन और उसके ऊपर 1,366 करोड़ का एबिट कमाया था या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था, टॉप लाइन प्रॉफिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये अराउंड 22% बनता है, जो एक मेरे बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर है। मेरा बेंचमार्क यहाँ पर भी 15% का ही है। तो जितना भी टोटल बिजनेस में पैसा लगा हुआ था तो उसके ऊपर कंपनी ने 22% कमाया है, जो 1,366 करोड़ बनता है। और अगर हम थ्रू आउट द ईयर्स देखें तो 20% से ऊपर ही रहा है ROCE वैल्यू। अगर इसको हम क्लब करें 7, 5 और 3 साल में टोटल देखें एवरेज करके, तो 7 ईयर्स में 23.1% का था, 5 ईयर्स में ROCE 22% था और लास्ट 3 साल में 22.4% का ROCE वैल्यू था। तो हमेशा 20% से ऊपर ही रहा है। भले मार्च 19 में ROCE थोड़ा ड्रॉप हुआ है अपने 3 ईयर्स एवरेज के नीचे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग रिटर्न ऑन एसेट। मार्च 19 में टोटल बैलेंस शीट साइज था 22,493 करोड़ का और इसके ऊपर कंपनी ने 846 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो अराउंड 3.8% बनता है।
अगर हम थ्रू आउट भी देखें तो 5% के नीचे ही रहा है मार्च 14, 16 और 19 के अंदर। तो अपने टोटल बैलेंस शीट साइज पे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, जो अभी फिलहाल मार्च 19 में कम हो चुका है मार्च 16 और 14 के मुकाबले। ऑल्दो वैल्यू वाइज ऊपर गया है नेट प्रॉफिट, बट बैलेंस शीट का जो साइज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो जितना बैलेंस शीट का साइज़ बढ़ता है उतना हमको प्रॉफिट भी दिखना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है थ्रू आउट द ईयर्स। अगर हम मार्च 19 में देखें तो 89 करोड़ का डेट था कंपनी पे, जो मार्च 16 के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। पर इक्विटी का कंट्रीब्यूशन मेजर है 6100 करोड़ का। इक्विटी अराउंड 27% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एसेट्स के अंदर, और डेट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 89 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 0% का बोल सकते हैं। और जो बैलेंस है वो करंट लायबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि करंट लायबिलिटीज़ में क्या है। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तब हम क्विकली करंट लायबिलिटी का पोजीशन भी देख लेंगे उसके अंदर क्या है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.2 टाइम्स का है, रीजनेबल है और मेरे बेंचमार्क के नीचे है। 6100 करोड़ का नेटवर्थ है और मार्केट कैप है अराउंड 13,158 करोड़ का। अब ये जो ओवरऑल कंपनी का प्राइस है मार्केट में मार्च 19 के मुकाबले काफ़ी गिरा हुआ है। फिलहाल मार्च 19 में कंपनी का वैल्यू मार्केट के अंदर 18,590 करोड़ का था, जो अब रिड्यूस होकर 13,158 करोड़ का हो गया है। तो काफ़ी प्राइस ड्रॉप हुआ है और इसीलिए मल्टीपल भी ड्रॉप हुआ है 2.2 टाइम्स पे, जो मार्च 16 और 19 के मुकाबले काफ़ी नीचे है। और जैसे मैंने कहा मेरे बेंचमार्क के भी नीचे आ गया ये। डेट टू नेट प्रॉफिट 11% का है। मार्च 19 में 846 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था और उसके सामने 11% का डेट था। तो ये डेट इजीली पे ऑफ कर सकती है कंपनी अगर चाहे तो। और थ्रू आउट द ईयर्स ऑल्सो अगर हम देखें तो हमेशा कम रहा है, हमेशा 20% से नीचे ही रहा है नेट प्रॉफिट के। कंपनी के टोटल नेट एसेट्स अराउंड 3080 करोड़ के हैं। नेट ब्लॉक हमको ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन करके मिलता है। तो ये नेट फिक्स एसेट्स है कंपनी के आफ्टर रिमूविंग डेप्रिसिएशन। तो अराउंड 3080 करोड़ के नेट एसेट्स है कंपनी के अंदर, जो तकरीबन 13.7% बनता है टोटल बैलेंस शीट साइज़ का। तो अब हमको देखना होगा कि जो टोटल बैलेंस शीट साइज़ है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है एसेट साइड पे। मार्च 16 और 14 का भी अगर हम कंपैरिजन देखें तो तकरीबन 15% के नीचे ही रहा है हमेशा एसेट्स। तो ये बहुत एक ज़्यादा परसेंटेज नहीं होना चाहिए, 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए बेसिकली टोटल बैलेंस शीट साइज का। डेप्रिसिएशन अराउंड 10% है ग्रॉस ब्लॉक पे। मार्च 19 के अंदर कंपनी के टोटल फिक्स एसेट्स 3400 करोड़ के थे, जिसके ऊपर 344 करोड़ का डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया गया था। तो ग्रॉस ब्लॉक कंपनी का टोटल बढ़ रहा है हर साल। हम देख रहे हैं मार्च 14 में 1800 करोड़ था, जो मार्च 16 में बढ़कर 2100 करोड़ हो गए। तो जैसे जैसे कंपनी का साइज़ बढ़ता है तो उनके एसेट्स भी बढ़ेंगे, तो उसी के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी थोड़ा इंक्रीज़ होगा। पर हमको क्या देखना है कि इसका जो परसेंटेज रेट है वो स्टेबल रहे, बहुत वाइड फ्लक्चुएशन नहीं हो। तो यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अराउंड 300 करोड़ के हैं। ये वो एसेट्स है जिस पे अभी काम चल रहा है और जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये एसेट्स नेट फिक्स एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। तो अराउंड 300 करोड़ के एसेट्स पे काम चल रहा था, जो अभी छोटा पोर्शन है 1.3% टोटल बैलेंस शीट साइज़ का। तो ये भी एक मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए, तो ये एकदम लो है। इसका मतलब ये सिग्निफाई करता है कि फिलहाल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है इतना कोई खास। कंपनी की कैश होल्डिंग भी रीजनेबल है, 2% है। और थ्रू आउट देखे हम 14 और 16 में भी तो अराउंड 2% के करीब ही रहा है अपने टोटल बैलेंस शीट के सामने। तो कंपनी ने एक स्टेबल कैश होल्डिंग परसेंटेज बना के रखा है। तो ये सारे रेशियोज में हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी है क्या, कंपनी का जो रेशियोज है उसमें स्टेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। वाइड फ्लक्चुएशंस होगा तो वो एक रेड फ्लैग की तरह हम देख सकते हैं उसको, या एक खतरे की निशानी की तरह देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स परसेंटेज मार्च 19 में और अगर हम थ्रू आउट भी देखें तो 60% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट्स है इनका। 14,328 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स थे मार्च 19 में और टोटल बैलेंस शीट साइज़ था 22,400 करोड़ के। तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स बहुत सब्सटेंशियल है। जब हमने P&L अकाउंट देखा था तो वहाँ पे कोई अदर इनकम में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था अगेंस्ट द रेवेन्यू जो ये कंपनी जनरेट कर रही है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर हैं
और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अदर इनकम में इतने पैसे क्यों नहीं आ रहे उनको। तो वो सारी चीज़ें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मालूम पड़ेगा उसको। अगर डेटर्स परसेंटेज देखे टोटल एसेट्स के अंदर तो करीब 5.5% का था, जो अराउंड 1245 करोड़ का बनता है। मतलब इतना पैसा कस्टमर से लेना बाकी है एंड ऑफ मार्च 19 तक, जबकि टोटल एसेट्स करीब 22,400 करोड़ के थे। तो ये एक रीजनेबल वैल्यू है, 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी साल में। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर से पैसे लेने बाकी हैं वो एक खतरे की निशानी है। मार्च 16 और 14 में भी कंपनी ने एकदम रीजनेबल लिमिट में रखा है, लेस देन 6% थ्रू आउट द ईयर्स रखा है। हमको डेटर्स को सेल्स के सामने भी कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो एकदम फिक्स परसेंटेज बना के रखा है, 8% के करीब रखा है थ्रू आउट द ईयर्स। 14,700 करोड़ का टोटल सेल्स था मार्च 19 के अंदर, और उसके सामने सिर्फ 1,200 करोड़ के डेटर्स से पैसे लेने बाकी थे, कस्टमर्स से पैसे लेने बाकी थे। कंपनी के डेटर डेज भी रीजनेबल है, 31 डेज के मार्च 19 में। डेटर डेज मतलब कंपनी कितने दिन लगाती है अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने में, और मार्च 14, 16 और 19 में एक रीजनेबल नंबर ऑफ डेज में कलेक्ट कर रही है। मेरा यहाँ पर बेंचमार्क 90 डेज का है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए पेमेंट कलेक्शन में। और डेटर्स टर्नओवर में मेरा बेंचमार्क 30% का है, मतलब किसी भी साल में 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कस्टमर्स जिनसे पैसे कलेक्ट करना है सेल्स के सामने। करंट रेशियो यहाँ पर एकदम उल्टा है। कंपनीज के करंट लायबिलिटीज़ ऑलमोस्ट 16,300 करोड़ के हैं और करंट एसेट्स 4,780 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर एक मिसमैच है बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो ये लायबिलिटीज़ जो है वो कंपनी को पे करनी है मार्च 2019 के अंदर, इतनी लायबिलिटीज़ पे करनी थी और उसके सामने सिर्फ इतने ही एसेट्स थे। तो इसीलिए हमको इसको डिटेल में समझना होगा कि यहाँ पर मिसमैच क्यों है। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तब साथ ही साथ हम अदर लायबिलिटीज़, अदर करंट लायबिलिटीज़ और अदर करंट एसेट्स का भी एनालिसिस कर लेंगे। अगर हम थ्रू आउट देखें 14, 16 और 19 में हमेशा अराउंड 0.3 टाइम्स ही रहा है कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि इसके अंदर के डिटेल्स क्या है। कंपनी का इन्वेंट्री होल्डिंग मार्च 19 में करीब 2,000 करोड़ का था, जो 9.2% बनता है टोटल एसेट्स का। और अगर हम थ्रू आउट भी देखें तो 10% के नीचे ही रहा है। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए कंपनी के अंदर। तो अगर कंपनी ज़्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग करती है अपने बैलेंस शीट में तो उसके खर्चे भी होते हैं, जैसे कि उसका स्टोरेज करना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होना, तो उससे लॉसेस हो सकते हैं। फिर गोडाउन का खर्चा होता है, डर होता है कि शायद कोई फायर हो या चोरी हो जाए। और एक बेसिकली उसके खर्चे कम करने के लिए एक इन्वेंट्री का एक बैलेंस रखना चाहिए, कितना सेल्स हो रहा है उसके सामने कितनी इन्वेंट्री रखना है। कंपनी को एक मेजर्ड वे में उसको फॉलो करना होता है। तो अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर देखें राइट साइड पे तो करीब 7.1 टाइम्स का था। उसका मतलब यह है कि जितना भी इन्वेंट्री होल्डिंग कर रही है कंपनी मार्च 19 में, उसके सामने 7.1 टाइम्स ज़्यादा का माल बेचा है, करीब 14,700 करोड़ का। और थ्रू आउट देखे तो अराउंड 6 टाइम्स से ज़्यादा का सेल्स किया है कंपनी ने, और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है। तो जितने कम इन्वेंट्री होल्डिंग पे जितना ज़्यादा सेल्स करेगी तो वो बेहतर माना जाएगा, एफिशिएंसी माना जाएगा उसका। और एक इन्वेंट्री का होल्डिंग परसेंटेज भी स्टेबल होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर देख लिया बैलेंस शीट में कि कंपनी हमेशा एक अच्छा इन्वेंट्री मेंटेन करके रखी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। अगर हम थ्रू आउट देखें 14, 16 और 19 में कंपनी का कैश इनफ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमेशा ज़्यादा रहा है अपने प्रॉफिट के सामने। तो कंपनी ने 846 करोड़ का प्रॉफिट बताया था, पर ऑलमोस्ट डबल कैश आया कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, 1687 करोड़ का। मार्च 16 में तो उससे भी ज़्यादा आया था, 1.2 टाइम ज़्यादा आया था, और मार्च 14 में करीब 60% ज़्यादा आया था। तो अब हम इसको क्लब करेंगे 7 साल, लास्ट 5 साल में टोटल और लास्ट 3 साल में कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स के बीच में कितने का डिफरेंस था। तो यहाँ पर हमको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एक जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कितना कैश आ रहा है। कोई साल में ज़्यादा आ सकता है, कोई साल में कम आएगा, बट जब हम उसको क्लब करेंगे और उसको टोटल करेंगे तब हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उसका। तो लास्ट 3 साल में अराउंड 50% ज़्यादा कैश आया था अपने प्रॉफिट से। तो लास्ट 3 साल में अराउंड 2338 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, और कैश इन्फ्लोज थे अराउंड 3500 करोड़ का। 5 ईयर्स में भी देखे तो अराउंड 45% ज़्यादा कैश आया था प्रॉफिट के सामने। 3650 करोड़ के टोटल प्रॉफिट्स थे,
और कैश आया था 5,300 करोड़ का, और लास्ट 7 ईयर्स में 39% ज़्यादा कैश आया था। 6,500 करोड़ का कैश और 4,744 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए थे। तो ये रेशियोज़ अच्छा है। मुझे हमेशा चाहिए कि जो भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है मुझे, उसमें मैं ये देखता हूँ कि कंपनी के कैश इन्फ्लोज आ रहे कि नहीं, या कैश आ रहा है कि नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसके एंडिंग में हम डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे और इससे हमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कैश अर्न किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से CFO, उसके सामने कितना कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाला है। तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं डालना चाहिए, ये मेरा बेंचमार्क है। बट अगर कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है तो इन्वेस्टिंग कर सकती है। तो ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें दोनों चीज़ें हैं, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट शेयर्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह में और इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स एसेट। तो इसमें दोनों चीज़ें आती है। तो मार्च 19 में ऑलमोस्ट 85% जो भी कैश कमाया था वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिया है। और इसके पहले जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस किया था तब हमने देखा था कि 60% से ज़्यादा का कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। तो इसके अंदर मेजर सब्सटेंशियल पोर्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होगा। अगर हम देखें थ्रू आउट द ईयर्स तो 80% से ज़्यादा का कैश कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया है अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। मार्च 19 में 1,600 करोड़ का टोटल कैश कमाया था, जिसमें से 1,400 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए थे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में हो जाती है। तो अराउंड 85% बनता है वो। और मार्च 16 में भी करीब 84% अपना कैश कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया था। तो इसको हम टोटल करके 7, 5 और 3 साल के अंदर देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रेशियो क्या था। लास्ट 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 76% कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिया था। 3,500 करोड़ का कैश कमाया था और उसके सामने 2,700 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिए थे। अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें 7 साल और 5 साल में तो करीब 70% से ऊपर ही रहा है हमेशा से। तो इसके बाद हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा और समझना होगा कि कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद भी अदर इनकम से इनको पैसे क्यों नहीं जनरेट हो पा रहे। तो शुरू करते हैं हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,250 करोड़ का था। उसमें से एडजस्टमेंट्स करने का होता है, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिसमें कोई पैसे बाहर नहीं जाते बट वो एक एक्सपेंस की तरह दिखाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हमको ऐड बैक करना है क्योंकि यहाँ से कोई पैसे गए नहीं कैश। इसलिए फिर से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए उसमें रिटर्न ऐड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो रिमूव किया गया था P&L अकाउंट से, उसको हमने फिर से ऐड कर दिया। तो 343 करोड़ फिर से ऐड बैक होता है PBT में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगे उसको हमको निकालना होगा। ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए हमको जब कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हमको वो निकाल देना होगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो एक्सपेंसेस निकाले थे बट वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, उसको ऐड बैक करना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो मैं समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्रॉफिट हुई थी बट ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या इनकम है, इसके लिए इसको रिमूव किया जाता है। एक्सेप्शनल आइटम्स 108 करोड़ के, उसको भी रिमूव किया गया है। ये प्रॉफिट था 108 करोड़ का तो उसमें से निकाल दिया है, ये वन टाइम गेन है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग डिविडेंड, इसको भी रिमूव किया गया है। ये सारे वैल्यूज़ क्रोर्स के हैं तो 876 करोड़ भी निकाला गया है इसमें से। ये ऑपरेटिंग नेचर का इनकम नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको डिडक्ट किया गया था P&L अकाउंट से, तो उसको ऐड बैक करते हैं हम। चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी अगेंस्ट लाइफ पॉलिसीज, इसको भी रिमूव किया गया था तो इसको फिर से हम ऐड बैक करते हैं। कंपनी का एक लाइफ इंश्योरेंस वर्टिकल भी है, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। टोटल एडजस्टमेंट्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करने के बाद हमको 935 करोड़ मिलता है। इसमें हमको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का भी एडजस्टमेंट्स करना होगा। जो कंपनी ने सेल्स किए थे उसमें से 150 करोड़ नहीं आए हैं, उतना डिडक्ट करेंगे। कंपनी ने इन्वेंट्रीज पे कैश खर्चा किया था तो वो 60 करोड़ आउटफ्लो हुआ था कैश का। कंपनी के लोन्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स में कैश का आउटफ्लो हुआ है तो 29 करोड़ वहाँ पे गए। कंपनी के अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज और प्रोविजंस बढ़े हैं
तो इससे कंपनी को 130 करोड़ का कैश इन्फ्लोज हुआ है। अगर हम देखें फाइनली तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस था करीब 2000 करोड़ का, जिसमें से कंपनी ने टैक्स भरा है 387 करोड़ के। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो थे 1686 करोड़ का मार्च 2019 तक का। FY 2018 के अंदर 914 करोड़ का कैश जनरेट किया था। अगर हम ऊपर जाके देखें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1250 करोड़ का था और उसके सामने कैश जनरेट किया है 1686 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जबकि उसके प्रीवियस ईयर में FY 18 में 1047 करोड़ का PBT था और कैश जनरेट किया है 914 करोड़। तो 2018 में कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से थोड़ा कम आया था कंपेयर टू 2019, जहाँ पर कैश इन्फ्लोज ज़्यादा हुए प्रॉफिट से। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। कंपनी ने 811 करोड़ के कैश स्पेंड किए परचेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में। इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूडेड है। इसके प्रीवियस ईयर में 807 करोड़ का प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट बाय किया था। कंपनी को प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट बेचने पे 125 करोड़ आए। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स परचेस किए 1589 करोड़ के 2019 में। ये नेट वैल्यू है बाइंग और सेलिंग करने के बाद। तो इसका इन्वेस्टमेंट का हम सेपरेटली भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट्स किया है कंपनी ने। और इसके प्रीवियस ईयर में 434 करोड़ स्पेंड किए थे कैश में। कंपनी को डिविडेंड्स और इंटरेस्ट मिले हैं जो इन्वेस्टमेंट इनकम में गिना जाता है 838 करोड़ का, जबकि प्रीवियस ईयर में 704 करोड़ आए थे। तो नेट कैश 1437 करोड़ का यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, जबकि 1686 करोड़ का कैश जनरेट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन इन्वेस्ट हो गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। आगे बढ़कर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख लेते हैं। कंपनी को बोरोइंग से अराउंड 127 करोड़ मिले और उन्होंने उनका जो प्रीवियस बोरोइंग्स था या डेट था वो 99 करोड़ से कम कर दिए। तो एक जगह पे 99 करोड़ पे किए और दूसरी जगह से 127 करोड़ रेज किए। 2019 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड पे किया था 245 करोड़ का, कि प्रीवियस ईयर में 248 करोड़ किए थे। फाइनली नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 216 करोड़ था, जबकि इसके प्रीवियस ईयर में 386 करोड़ था। अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट बात करें क्लोजिंग बैलेंस का, तो वो 340 करोड़ था। थोड़ा सब्सिडरीज के बारे में भी जान लेते हैं इस कंपनी के 5 सब्सिडरीज हैं जो इंडिया में लोकेटेड है। क्लोराइड मेटल लिमिटेड, क्लोराइड पावर सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस, क्लोराइड इंटरनेशनल, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्साइड लेक्लांचे एनर्जी और 3 फॉरेन सब्सिडरीज हैं। क्लोराइड बैटरीज जो सिंगापुर में है, एस्पेक्स बैटरीज जो यूके के अंदर है और एसोसिएटेड बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो श्रीलंका में है। एक्साइड का जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो एक 100% सब्सिडरी है एक्साइड का। कंपनी का मेन बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस और एन्युइटी का है, जिसमें वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को लाइफ, पेंशन, हेल्थ ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM बोलते हैं जिसको, वो अराउंड 14,200 करोड़ का है 31 मार्च 2019 तक का, जिसमें इन्होंने टोटल प्रीमियम जो कलेक्ट किया है पूरे साल के अंदर वो तकरीबन 2,800 करोड़ का है, जो 2018 में 2,500 करोड़ का था। यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट 12 करोड़ का कमाया है, जबकि इसके पहले 2018 में 60 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया था। तो ये एक जो वर्टिकल है कंपनी का वो एकदम सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, बट इन्वेस्टमेंट्स में हमने देखा कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रीमियम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है। दूसरी सब्सिडरी क्लोराइड मेटल्स है, ये भी एक 100% सब्सिडरी है कंपनी का और पुणे के अंदर लोकेटेड है। ये कंपनी स्मेल्टर्स चलाती है, जो बैटरी खराब हो गई होती है उसको पिघला के उसमें से लेड और दूसरे जो अलॉयज हैं उसका एक्सट्रैक्शन करने का काम करती है। इस कंपनी से टोटल सेल्स अराउंड 2080 करोड़ का था और प्रॉफिट करीब 18 करोड़ का था। फिर तीसरी सब्सिडरी है क्लोराइड पावर सिस्टम्स, ये भी एक 100% सब्सिडरी है। ये कंपनी कलकत्ता में है और बैटरी चार्जर्स, DC पावर सिस्टम्स, सोलर इंस्टॉलेशन और अलग अलग किस्म की इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर और बेचती है इसको। 18-19 के अंदर कंपनी ने टोटल 116 करोड़ का सेल्स किया था और 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। फिर क्लोराइड इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी किसी भी किस्म का ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, बट ये कंपनी को रेंट और इंटरेस्ट डिविडेंड से पैसे आते हैं। इस कंपनी ने 2019 के अंदर अराउंड 95 लाख का इनकम जनरेट किया था और 84 लाख का प्रॉफिट
बिफोर टैक्स आया था। एक्साइड लेक्लांचे एनर्जी ये जॉइंट वेंचर है जिसमें 75-25 का शेयर होल्डिंग है। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया क्योंकि उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था लिथियम आयन बैटरीज के लिए। ये प्लांट गुजरात के अंदर है। इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कंपनी का 2019 तक शुरू नहीं हुआ था और यहाँ पर कंपनी ने लॉस दिखाया था 3.92 करोड़ का। और भी सब्सिडरीज है इनकी, क्लोराइड बैटरीज जो सिंगापुर में है। ये इंडस्ट्रियल बैटरी चार्जर्स, रेक्टिफायर्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव बैटरीज भी बनाती है। बेसिकली ये कंपनी साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन मार्केट को केटर करती है। FY19 के अंदर टोटल टर्नओवर 27.3 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स था, जो और लॉस अराउंड $0.2 मिलियन का था। एस्पेक्ट बैटरीज जो 100% सब्सिडरी है कंपनी का, ये लेड एसिड बैटरीज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है यूके के अंदर और उसके आसपास के एरिया के अंदर। कंपनी ने टोटल 7.7 मिलियन का टर्नओवर किया था और प्रॉफिट कमाया था 0.17 मिलियन पाउंड्स का। एसोसिएटेड बैटरी मैन्युफैक्चरर्स श्रीलंका का जो कंपनी है उसके अंदर 61% स्टेक है। यहाँ पर भी लेड एसिड बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। FY19 के अंदर टोटल टर्नओवर 3,453 मिलियन का था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था अराउंड 242 मिलियन का। इसमें से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और क्लोराइड मेटल लिमिटेड ये इम्पॉर्टेंट सब्सिडरीज है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में सब्सटेंशियल है। ज़रा एक नज़र हम इन्वेस्टमेंट्स पे भी डाल देते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एक सब्सटेंशियल पोर्शन है टोटल बैलेंस शीट का, तो वो देखना ज़रूरी है। ये मार्च 2019 तक का बैलेंस शीट है मेरे पास जो कंसोलिडेटेड है। इसमें जो मेन है वो इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का है। ये फिनेंशियल एसेट्स की तरह कंसीडर होता है। यहाँ से कंपनी को अराउंड 13,162 करोड़ का प्रीमियम मिला है जो नॉन करंट एसेट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रीमियम है, इसको पे नहीं करना है कंपनी को तुरंत। तो अभी फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है जो करंट है वो अराउंड 848 करोड़ का मिला है। दूसरा सब्सटेंशियल वैल्यू है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का जो करीब 2,450 करोड़ का है। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स जिनसे पैसे कलेक्ट करने हैं, कस्टमर्स जिनसे पैसे कलेक्ट करने हैं, वो अराउंड 1,245 करोड़ के थे। इसमें बैलेंस शीट में और जो हमने screener.in से जो डेटा लिया था और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया था, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशंस होगा उसके अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्विटी साइड पे कौन से मेजर वैल्यूज हैं। कंपनी की जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज है ये नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ये साल में नहीं पे करनी है। वो करीब 11,323 करोड़ का था और इन्वेस्टमेंट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने उसके लायबिलिटीज अराउंड 1,073 करोड़ के थे। यहाँ पर नोट नंबर है 26 और 27, तो हम जाकर देख सकते हैं कि वो नोट के अंदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज की डिटेल्स क्या हैं। तो इसके बाद हम वो भी देख लेते हैं नोट नंबर 26 में जाके कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज क्या है और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स क्या है। क्योंकि नोट नंबर 5 एक सब्सटेंशियल वैल्यू है तो हम पहले नोट नंबर 5 देख लेंगे, फिर उसके बाद हम नोट नंबर 26 देखते हैं। तो यहाँ पर है नोट नंबर 5, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, अराउंड 5,500 करोड़ डाले। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर बॉन्ड्स में अराउंड 1,500 करोड़। इस तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट्स किए अराउंड 7,820 करोड़ के। कंपनी के और भी इन्वेस्टमेंट्स है करीब 1,600 करोड़ का गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में करीब 409 करोड़ की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में अराउंड 322 करोड़ और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में अराउंड 140 करोड़। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो पॉलिसी होल्डर का इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स के पैसे कंपनी ने 759 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स में डाले हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर बॉन्ड्स में 179 करोड़। क्योंकि ये दो डिफरेंट वर्टिकल्स है या दो डिफरेंट सब्सिडरीज है कंपनी के, तो इसीलिए इनको इंश्योरेंस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट्स अलग दिखाना होता है और एक्साइड बैटरीज का इन्वेस्टमेंट्स अलग से दिखाना होता है। तो यहाँ पर अराउंड 3,543 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स हुए और एक मेजर इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्ट किया है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 1,140 करोड़ के की है। तो इसीलिए हमको अदर इनकम ज़्यादा नहीं दिखती है कंपनी की, क्योंकि ये दो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है कंपनी के। तो इसी तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के अराउंड 13,162 करोड़ के थे, जो एक मेजर सब्सटेंशियल पोर्शन है बैलेंस शीट का। अगर हम लायबिलिटी साइड पे देखें तो जो नॉन करंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज है करीब 11,323 करोड़ की थी। तो इसके अंदर
अलग अलग लाइन आइटम्स हैं उसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह की लायबिलिटीज़ है। बट ये नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, ये तुरंत ये साल में नहीं भरनी है कंपनी को या ये साल में नहीं देनी है। तो फिर से हम ग्राफ में आ जाते हैं। कैश प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कितना है देख लेते हैं। सेल्स के सामने कितना ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाया था। मार्च 19 के अंदर टोटल 14,721 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और ऑपरेटिंग कैश फ्लो करीब 1,687 करोड़ के थे, जो अराउंड 11% बनता है। इवन मार्च 16 में करीब 16.7% का था और मार्च 14 में 10.6% का। तो एटलीस्ट कैश प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से अगर देखें तो 10% के ऊपर था। बट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमने पहले देखा था पीएनएल अकाउंट में, तो वहाँ पर वो 10% के नीचे था। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश आ रहा है और 10% के ऊपर है, वो एक अच्छा वैल्यू माना जाएगा। प्राइस वेरिएशन देख लेते हैं। मार्च 16 से करंट मार्केट प्राइस तक जो 3 साल का ड्यूरेशन है, मार्च 14 से करंट मार्केट प्राइस जो 5 साल का ड्यूरेशन है और मार्च 12 से करंट मार्केट प्राइस जो 7 साल का ड्यूरेशन है। तो हम CAGR ग्रोथ रेट देखेंगे पहले, हर साल कितने से बढ़ा है और टोटल कितना बढ़ा है। मार्च 16 में करीब 139 रुपीज़ का पर शेयर का भाव था, जो अभी करंट मार्केट प्राइस में 154 का है। तो एवरी ईयर लास्ट 3 साल से 3.6% से बढ़ रहा है और टोटल सिर्फ 11.1% बढ़ा है। तो करंट मार्केट प्राइस काफ़ी नज़दीक है मार्च 16 के वैल्यू के सामने। अगर 5 ईयर्स का देखें तो 5% से ग्रोथ रेट था और टोटल गेन सिर्फ 27% का हुआ है मार्च 14 से करंट मार्केट प्राइस, जो करीब 5 साल का ड्यूरेशन है। तो करंट प्राइस जो है वो काफ़ी नज़दीक है मार्च 14 के वैल्यू के सामने। अगर हम 7 इयर्स बैक देखें तो 0.5% से ग्रोथ था शेयर्स के भाव में एवरी ईयर और एब्सोल्यूट गेन सिर्फ 3.8% का था। करंट मार्केट प्राइस तो अभी फिलहाल बहुत नज़दीक है मार्च 12 के वैल्यू के सामने, तो हमको एक रीजनेबल रेंज में मिल रहा है। डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स अगर हम देखें, अगर हम डिफरेंट ईयर्स देखें तो वहाँ के प्राइस लेवल के बहुत नज़दीक में है करंट मार्केट प्राइस। फाइनली वैल्यूएशन रेशियोज का रिकैप करेंगे। प्राइस टू अर्निंग्स 15.9 टाइम्स का है, प्राइस टू कैश 7.8 टाइम्स का अच्छा है। प्राइस टू कैश प्राइस टू अर्निंग से कम होना चाहिए। तो ये सिग्निफाई करता है कि जो कंपनी के कैश है वो आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं अर्निंग्स के सामने या प्रॉफिट्स के सामने। प्राइस टू बुक 2.2 टाइम्स का है, मेरा बेंचमार्क 2.5 टाइम का था तो उसके नीचे आ गया है। मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, 0.9 टाइम्स का हो गया है फिलहाल। क्वार्टरली पीएनएल अकाउंट का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिग्रोथ दिखा गया है 6% का सितंबर 19 से दिसंबर 19 के बीच के अंदर, और पूरे साल का देखे दिसंबर 18 से दिसंबर 19 के बीच में तो अराउंड 8.2% का ग्रोथ रेट था, 3,283 से 3,554। बट सितंबर में थोड़ा और ज़्यादा था और वहाँ से थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो एक स्लाइट रेवेन्यू में प्रेशर आया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और भी मार्च के अंदर तो और भी शायद प्रेशर आएगा क्योंकि पूरी इकोनॉमी में जो शटडाउन हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो वो एक प्रेशर तो क्रिएट करेगा हर एक कंपनी के लिए। अगर हम प्रॉफिट का देखें, YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में डीग्रोथ है। दिसंबर 18 से 19 में 16% का डीग्रोथ है। दिसंबर 18 में 142 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो अब दिसंबर 19 में 119 का हो गया है। सितंबर में तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए थे 248 करोड़ के, जो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है 119 करोड़ पे, जो 52% का ड्रॉप है सिक्वेंशियली। तो शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे प्रेशर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो है 3.3% का दिसंबर क्वार्टर में। 3,554 करोड़ का सेल्स किया था और सिर्फ 119 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। दिसंबर 18 और 19 में भी सिमिलर सिचुएशन है, 4.3% और 6.6% का। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम देखें तो एनुअली और क्वार्टरली 10% के नीचे कमा रही है कंपनी। तो इसी के साथ मेरा डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पीयर ग्रुप एनालिसिस करेंगे। पीयर ग्रुप एनालिसिस कर लेते हैं। इस एनालिसिस में मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को अमरा राजा बैटरीज और एवर रेडी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपेयर किया है। ये प्योर लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि एक्साइड का जैसे हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी है, तो वो एक सब्सटेंशियल पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। और अमरा राजा बैटरीज का कंप्लीटली बैटरीज के अंदर ही बिजनेस है। एवर रेडी इंडस्ट्रीज़ का ड्राई बैटरीज का बिजनेस है, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में सप्लाई नहीं करती है, जबकि एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज ऑटोमोबाइल सेक्टर को सप्लाई करती है। तो इसीलिए हमको इनको अलग नज़रिए से देखना होगा, इनको लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। एक्साइड का करंट मार्केट प्राइस
150 रुपीज़ का है, अमरा राजा 564 और एवररेडी इंडस्ट्रीज़ अराउंड 68 रुपीज़। मैक्सिमम फॉल 52 वीक हाई से एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में देखा गया अराउंड 32% का। अमरा राजा बैटरीज अराउंड 30% ड्रॉप हुआ है और एवररेडी इंडस्ट्रीज अराउंड 29%। तीनों कंपनी के रिजल्ट्स दिसंबर 2019 तक अप टू डेट है। अगर हम YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एक्साइड और अमरा राजा में 8.2 और 3.1% का ग्रोथ है दिसंबर टू दिसंबर, जबकि एवररेडी का अराउंड 22% का ड्रॉप देखा गया है। प्रॉफिट्स में दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर देखे तो एक्साइड और एवररेडी इंडस्ट्रीज में डी ग्रोथ देखा है अराउंड 6.2 और 25% का। तो एवररेडी इंडस्ट्रीज़ में एक सब्सटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं हम सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों के अंदर। अमरा राजा बैटरीज का दोनों सेल्स और प्रॉफिट्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। अगर हम YOY सेल्स ग्रोथ की बात करें 2019 से रीसेंट 12 मंथ्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर YOY में अराउंड 3.6% का ग्रोथ रेट है और अमरा राजा का सेल्स ग्रोथ एकदम फ्लैट है अपने 2019 के वैल्यू के सामने। एवररेडी इंडस्ट्रीज़ के पूरे साल में डी ग्रोथ दिख रहा है अराउंड 11.8% का। नेट प्रॉफिट एक्साइड का और अमरा राजा बैटरीज का पॉजिटिव टेरिटरी में। एक्साइड इंडस्ट्रीज का YOY नेट प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 9.4% का था। 2019 में 772 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो अब रिसेंट 12 मंथ्स में 845 करोड़ का हो गया है, तो अराउंड 9.4% का ग्रोथ रेट है। अमरा राजा का 33% का ग्रोथ रेट था प्रॉफिट के अंदर और एवररेडी इंडस्ट्रीज में डी ग्रोथ था अराउंड 23% का। यहाँ पर 1 ईयर में भी एवररेडी में सेल्स और प्रॉफिट्स में डी ग्रोथ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का कंपैरिजन करें, कितना कैश आया नेट प्रॉफिट के सामने, तो एक्साइड में 1.1 टाइम ज़्यादा कैश आया है प्रॉफिट के सामने। तो प्रॉफिट कमाया था 2019 में 772 करोड़ का और कैश आया 1686 करोड़ का, तो 118% ज़्यादा आया है। तो ये एक अच्छा वैल्यू है। कंपनी को कैश आना चाहिए प्रॉफिट के सामने। अमरा राजा में भी अराउंड 12% ज़्यादा कैश आया है और एवररेडी में अराउंड 15% ज़्यादा आया है। अगर प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन रेशियोज देखें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का लास्ट 5 और 3 साल का एवरेज अराउंड 22% पे था और जबकि अभी करंटली ये 15.1 टाइम्स पे मिल रहा है हमको। अमरा राजा भी अपने एवरेज से काफ़ी नीचे है, ये भी 15 टाइम्स पे मिल रहा है हमको और एवररेडी अराउंड 10 टाइम्स अपने अर्निंग्स के सामने हमको मिल रहा है, जो करीब 25 टाइम्स का था लास्ट 5 इयर्स का एवरेज। तो वैल्यूएशन वाइज तीनों कंपनी एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं। अगर प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें, जैसे हमने प्राइस टू अर्निंग्स देखा वैसे ही हमको प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखना है। तो एक्साइड का जो करंट प्राइस है पर शेयर के हिसाब से भी देखें तो 7.6 टाइम्स ज़्यादा देके हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो के सामने हम ये खरीद रहे एक शेयर। अमरा राजा एक्सपेंसिव है, 17 टाइम्स का है अपने कैश के सामने और एवररेडी इंडस्ट्रीज 7.1 टाइम्स। तो तीनों कंपनी प्राइस अर्निंग और प्राइस कैश के हिसाब से मेरे बेंचमार्क के नीचे ही है, तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हमको मिल रहा है। प्राइस टू बुक वाइज एक्साइड 2 टाइम्स पे अवेलेबल है अपने नेटवर्थ या अपने इक्विटी के सामने। इसका प्राइस करीब 2 टाइम्स ज़्यादा है। अमरा राजा बैटरीज प्राइस टू बुक 2.7 का और एवररेडी इंडस्ट्रीज 1.2 टाइम्स। अमरा राजा बैटरीज मेरे बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर है प्राइस टू बुक वाइज। प्राइस टू सेल्स वाइज एक्साइड और एवररेडी इंडस्ट्रीज डिस्काउंट में चल रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट कैप अपने सेल्स के भी नीचे है। अमरा राजा बैटरीज का जो करंट मार्केट कैप है वो सेल्स से ज़्यादा है 2019 के। अगर एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा देखें, ये भी एक वैल्यूएशन रेशियो है। एंटरप्राइज वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से किया जाता है, मार्केट कैप में टोटल डेट को ऐड करते हैं और उसमें से कैश और कैश इक्विवेलेंट को रिमूव करते हैं हम, तो हमको एंटरप्राइज वैल्यू मिलता है और उसके सामने एबिटा कितना कमा रही है 2019 के अंदर वो देखते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज अराउंड 7.6 टाइम्स ज़्यादा का वैल्यूएशन है उसका एबिटा के सामने। अमरा राजा बैटरीज 8.4 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है और एवररेडी इंडस्ट्रीज 5.5। नेक्स्ट हम PEG का वैल्यूएशन देख लेते हैं। प्राइस अर्निंग टू प्रॉफिट ग्रोथ रेट लास्ट 5 ईयर्स में क्या था और प्राइस अर्निंग के सामने लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ रेट क्या था। एक्साइड का PEG अराउंड 2 टाइम्स का था, अमरा राजा 2.8 और एवररेडी इंडस्ट्री 0.2, तो ये 1.5 के नीचे होना चाहिए। PEG बेसिकली क्या करता है, प्राइस अर्निंग जो है लेटेस्ट का 15.1 टाइम्स का एक्साइड का, उसके सामने देखता है कि ग्रोथ रेट क्या है 5 ईयर्स के अंदर और लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अर्निंग्स का। क्योंकि हम अर्निंग्स के सामने एक भाव दे रहे हैं तो हमको ये भी देखना है कि अर्निंग्स क्या रेट से ग्रो हो रहा है।
तो लास्ट 5 और 3 साल में 7.5% और 3.3% से ग्रो हो रहा है प्रॉफिट्स में। तो हमको एक रीजनेबल रेंज में मिले तो अच्छा है। तो यहाँ पर हम 15.1 टाइम्स दे रहे हैं, बट हमको उतना ग्रोथ नहीं है उस प्रॉफिट के अंदर या उस अर्निंग्स के अंदर। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ रहेगा अर्निंग्स में, उतना ज़्यादा हम जल्दी हमारा जो पे किया है हमने एक शेयर के लिए, उतना ज़्यादा जल्दी हम रिकवर कर पाएंगे उसको। अगर हम 3 इयर्स में देखें तो अमर राजा और एवररेडी में दोनों में नेगेटिव पीईजी है। इसका मतलब ये हुआ है कि अमर राजा में नेगेटिव ग्रोथ रेट था या डी ग्रोथ था प्रॉफिट्स के अंदर 3 इयर्स बैक से। तो जितना 3 इयर्स पहले कमाया था प्रॉफिट्स, उससे भी अभी नीचे प्रॉफिट्स आ गया है। और एवररेडी इंडस्ट्रीज में अराउंड 4.1% का CAGR डी ग्रोथ है प्रॉफिट्स के अंदर। अगर सेल्स की बात करें तो तीनों कंपनी में पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ है। एक्साइड के अंदर लास्ट 5 और 3 ईयर्स से 12 और 15% का ग्रोथ है। अमर राजा में 14 और 13% का, और एवररेडी इंडस्ट्रीज में 5 और 4% का। तो जैसे मैंने बताया, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया है और अभी जो रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशंस हो सकता है डिपेंडिंग कैसे स्क्रीनर ने हर एक लाइन आइटम को कैलकुलेट किया है। ऑपरेटिंग कैश में भी ग्रोथ रेट होना ज़रूरी है। एक्साइड के अंदर 5 ईयर्स से अराउंड 14% का ग्रोथ रेट है कैश के अंदर, और अमरा राजा में भी अराउंड 14.2% का। एवररेडी इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग कैश में डी ग्रोथ है अराउंड 5.5% का। एक जगह पे हमको प्रॉफिट में तो ग्रोथ रेट दिखना चाहिए, बट साथ ही साथ ऑपरेटिंग कैश में भी ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्साइड के अंदर लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ रेट था 7.5 का और अमरा राजा में 5.5 का, जबकि ऑपरेटिंग कैश अच्छे हेल्दी रेट से ग्रो हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2019 में अराउंड 13.4% का था एक्साइड का, और अपने एवरेज के नीचे ही था लास्ट 5 और 3 इयर्स के। अमरा राजा का ROE 15.4% का था, जो मेरे बेंचमार्क के ऊपर है स्लाइटली, और वो अपने एवरेज से नीचे था। एवररेडी इंडस्ट्रीज़ में भी अराउंड 17% का ROE जनरेट हुआ है, और अपना 5 इयर्स के एवरेज के स्लाइटली ऊपर है ये। तो एवररेडी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो एक्साइड में 21.5% का ROCE था 2019 में, जो अगेन अपने 5 और 3 इयर्स एवरेज के नीचे ही रहा है थोड़ा स्लाइटली, बट 20% के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अमरा राजा अच्छा ROCE कमा रहा है अराउंड 23% का 2019 में, और लास्ट 5 इयर्स का एवरेज देखे तो अराउंड 28% का था। एवररेडी इंडस्ट्रीज में भी अच्छा ROCE है अराउंड 18% का, और अपने 5 इयर्स के एवरेज के नज़दीक ही है वो। रिटर्न ऑन एसेट्स तो रिसेंट 12 मंथ्स का अगर देखें तो एक्साइड में 4.3% का था। टोटल एसेट्स के सामने इतना प्रॉफिट कमाया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट अपने टोटल बैलेंस शीट साइज के सामने अराउंड 4.3% का था। अमरा राजा बैटरीज का अच्छा ROA था अराउंड 14.6% का, उसका 5 इयर्स का एवरेज भी देखे तो करीब 19.6% का था, और एक्साइड में लास्ट 5 इयर्स से ROA अराउंड 5.2% का था। एवररेडी का ROA रिसेंट 12 मंथ्स में 8.6% का था, और वो अपने एवरेज के नज़दीक में ही था। एसेट टर्नओवर बेसिकली मेजर करता है कि एसेट्स के सामने कितना सेल्स किया था। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने करीब 2.4 टाइम्स ज़्यादा सेल किया अपने एसेट्स के सामने। अमरा राजा बैटरीज ने अराउंड 2 टाइम्स, और एवररेडी इंडस्ट्रीज का भी अराउंड 2 टाइम्स। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर देखें तो लेटेस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग के सामने कितना सेल्स किया था 2019 के अंदर, एक्साइड इंडस्ट्रीज का सेल्स अराउंड 7.2 टाइम्स ज़्यादा था अपने इन्वेंट्री होल्डिंग से। जितना मल्टीपल हाई रहेगा उतना अच्छा है। अगर हम 3 इयर्स बैक भी देखें, इन्वेंट्री टर्नओवर अराउंड 7.6 टाइम्स का था, तो ये अपने 3 इयर्स बैक डेटा के नज़दीक में होना चाहिए। अमरा राजा बैटरीज में भी अराउंड 7.5 टाइम्स मल्टीपल था 3 साल बैक इन्वेंट्री और सेल्स के बीच में। लॉन्ग टर्म डेटा एनालिसिस कर लेते हैं 5 साल का। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बीच में एक्साइड में अराउंड 47% ज़्यादा कैश आया था लास्ट 5 इयर्स में। तो प्रॉफिट कमाया था 3,590 करोड़ का, और कैश आया 5,300 करोड़ का। तो यहाँ पर हमको चाहिए कि जो कैश है वो आते रहे और ज़्यादा आए प्रॉफिट के सामने। अमरा राजा बैटरीज का लास्ट 5 साल में भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स और कैश फ्लो आसपास ही रहे हैं। एवररेडी इंडस्ट्रीज़ का जो कैश फ्लो था वो 33.5% ज़्यादा था अपने प्रॉफिट्स के सामने। तो एटलीस्ट एवररेडी इंडस्ट्रीज़ में कैश जनरेट हो रहा है लास्ट 5 इयर्स में। अगर हम ऑपरेटिंग कैश और फ्री कैश फ्लो देखें, जितना कैश कमाया उसमें से कितना फ्री कैश बचा है फिनेंसिंग एक्टिविटी में डालने के लिए, फिनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो इसका जो बैलेंस है वो कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए फिक्स असेट्स में।
तो 5,300 में से 2,600 करोड़ फ्री कैश रहे हैं, जो तकरीबन 50.6% बनता है। तो 50% कंपनी ने फिक्स एसेट्स में डाल दिए और 50% कंपनी के पास फ्री रहे इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटी में डालने के लिए। अमरा राजा के पास सिर्फ 125 करोड़ का फ्री कैश रहा है अपने 2,366 करोड़ का जो ऑपरेटिंग कैश था उसके सामने, जो ऑलमोस्ट 94.7% का बनता है। मतलब ऑलमोस्ट 94% कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए अपने फिक्स एसेट्स के अंदर। एवरेडी इंडस्ट्रीज ने अराउंड 50% का इन्वेस्टमेंट्स किया है फिक्स एसेट्स के अंदर, तो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है एवरेडी और एक्साइड ने। जबकि अमरा राजा बैटरीज ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए अपने फिक्स एसेट्स के अंदर। अगर हम इससे भी लॉन्ग टर्म देखें 7 साल का ऑपरेटिंग कैश और फ्री कैश फ्लो का कंपैरिजन, यहाँ पर भी एक्साइड ने करीब 45.8% का इन्वेस्टमेंट्स किया है फिक्स एसेट्स में। तो बैलेंस जो भी है वो फ्री कैश फ्लो अराउंड 3,561 करोड़ का और ऑपरेटिंग कैश फ्लो लास्ट 7 ईयर्स का 6,500 करोड़ का था। अमरा राजा ने अराउंड 88% इन्वेस्ट कर दिए अपने फिक्स एसेट्स के अंदर और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो एवरेडी का था अराउंड 34% का। तो अमरा राजा बैटरी ने जो ये इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने एक सब्सटेंशियल पोर्शन अपने कैश का फिक्स एसेट्स बाय करने में लगा दिए हैं। तो हमको देखना कि अमरा राजा में ग्रोथ रेट है क्या सेल्स में और प्रॉफिट्स में, क्योंकि मेजर अगर पोर्शन कंपनी इन्वेस्ट करती है फिक्स एसेट्स डेवलपमेंट करने के लिए या कैपेक्स करती है तो उसके सामने प्रॉफिट्स भी जनरेट होना चाहिए। अगर लास्ट 5 इयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का 11.2% का था, एवरेडी 8.7 और मैक्सिमम अमरा राजा बैटरीज का था 15.6% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 इयर्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का 6.1% का आ गया था। मेरे बेंचमार्क के नीचे, इनफैक्ट तीनों कंपनी मेरे बेंचमार्क के नीचे नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है लास्ट 5 साल से एवरेज का। तो अमरा राजा में भले 15.6% का OPM कमाती हो, बट एक मेजर पोर्शन इनका शायद इंटरेस्ट कॉस्ट में जाता होगा या डेप्रिसिएशन में जाता होगा, क्योंकि इनके फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए डायरेक्टली वो नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भी असर करता है। 2019 का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सिंगल डिजिट में था तीनों कंपनी के लिए। एक्साइड 5.7%, वो अपने 5 इयर्स के एवरेज के नीचे भी आ गया था। अमरा राजा भी अपने 5 इयर्स एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन के नीचे आ गया है और एवरेडी इंडस्ट्रीज़ का 3.2% लोएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज एक्साइड इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है, 12,742 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अमरा राजा 9,600 और एवरेडी इंडस्ट्रीज 494 करोड़। नेटवर्थ वाइज देखें तो सबसे बड़ी एक्साइड है 6,500 करोड़ की, अमरा राजा बैटरीज अराउंड 3,500 और एवरेडी इंडस्ट्रीज 402 करोड़। नेटवर्थ टू कंटिंजेंट लायबिलिटी देख लेते हैं। एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज की कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नेटवर्थ 7.4 और 3.1% था। तो एक रीजनेबल रेंज में, ये 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है 484 करोड़ का, वो 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए नेटवर्थ के। तो यहाँ पर हम देखते कि ये दोनों कंपनी ने एक रीजनेबल कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जबकि एवरेडी इंडस्ट्रीज़ का जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो अपने नेटवर्थ से भी ज़्यादा है, 128% ज़्यादा है अपने नेटवर्थ से। तो यहाँ पर एक रिस्क बन जाता है, ये लायबिलिटीज़ कभी भी आ सकती है जो बैलेंस शीट में जिसका प्रोविजंस नहीं किया है या दिखाया नहीं है। एक्साइड और अमरा राजा डेट फ्री कंपनी है, तो मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर अमरा राजा का इंटरनल रिसोर्सेज से हो रहा है। एवरेडी इंडस्ट्रीज़ का डेट ऑलमोस्ट 1 टाइम्स पे आ गया है अभी और इनका कवरेज भी बहुत लो है 1.8 टाइम्स का। तो जनरली मुझे क्या चाहिए कि ये 1 टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो डेट टू इक्विटी, और उसी वक्त कवरेज भी 4 टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको एक अच्छा रेशियो माना जाएगा, ये वैल्यूएशन माना जाएगा। जबकि एक्साइड और अमरा राजा का अच्छा कवरेज भी है और ज़ीरो डेट फ्री कंपनी है। मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग एक्साइड के अंदर है 46% का, अमरा राजा बैटरीज अराउंड 28.1% का और एवरेडी इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर अराउंड 23% होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, एटलीस्ट 50% के ऊपर होगा तो बहुत अच्छा है। प्रमोटर प्लेज एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का 0 है, जबकि अमरा राजा बैटरीज़ के प्रमोटर्स ने अराउंड 6% का प्लेज किया हुआ है। ये 20% से ज़्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग के सामने। एवरेडी इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 80% उनके शेयर होल्डिंग का उन्होंने प्लेज कर दिया, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम 6 मंथ्स बैक से देखें तो एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज़ के प्रमोटर्स का
शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है, जबकि एवरेडी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने और 7.8% से डिक्रीज किया अपना शेयर होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देख लेते हैं FII, DII और म्यूचुअल फंड्स का। एक्साइड इंडस्ट्रीज में 9.4% का FII होल्डिंग है और DIIs अराउंड 23.5% होल्ड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड अराउंड 16.3%। तो ये एक हेल्दी मिक्स होना चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, DIIs, म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स का और पब्लिक का भी। अमरा राजा बैटरीज 20% FIIs है, DIIs अराउंड 11.1% और म्यूचुअल फंड होल्डिंग अराउंड 8.2% का। जबकि एवरेडी इंडस्ट्रीज में DIIs और म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट मिसिंग है, जबकि FIIs अराउंड 4% होल्ड कर रहे हैं एवरेडी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एक सब्सटेंशियल है अमरा राजा और एक्साइड के अंदर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। डेटर्स टू सेल्स रेशियो तीनों कंपनी के अच्छे हैं, 30% के नीचे ही है, तो ज़्यादा पेमेंट कलेक्ट करना नहीं है इन तीनों कंपनीज को अपने कस्टमर्स से। डेटर डेज भी रीज़नेबल है, हाईएस्ट डेटर डेज अमर राजा का है 41 डेज का, ये भी रीजनेबल है। फिर भी कंपनी क्विकली कलेक्ट कर रही है विद इन 40 डेज अपने कस्टमर्स से। एक्साइड इंडस्ट्रीज का डिविडेंड यील्ड करीब 2.7% का था एट करंट मार्केट प्राइस और अमर राजा एट 2%, जबकि एवरेडी इंडस्ट्रीज ने किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया है। करंट रेशियो तीनों कंपनी का कंफर्टेबल है। इसके पहले जब हमने करंट रेशियो देखा था एक्साइड इंडस्ट्रीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, तब हमने देखा था कि वो 0.3 टाइम्स का था, जबकि यहाँ पे 1.6 टाइम्स का दिखा रहा है। तो ये करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का हम कंपेयर कर रहे हैं, जबकि फिनेंशियल स्टेटमेंट में करंट और नॉन करंट दोनों हमने मिला के देखा था, जबकि यहाँ पर ये प्योरली करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अमर राजा 2.2 और एवरेडी इंडस्ट्रीज 1.2। ये सारा डेटा मैंने screener.in से सोर्स किया है, तो अगर आपको वहाँ पर जाके चेक करना तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, moneycontrol.com से भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये सारे डेटा मिल सकते हैं। बट सभी जगह पे अलग अलग वेरिएशन होगा और नंबर्स में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा हर एक वेबसाइट पे, क्योंकि वो जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं इधर एवरेज मेथड पे, मतलब 2 साल का एवरेज करके वो एक वैल्यू बनाते हैं या इंडिविजुअल वैल्यूज़ लेते हैं, वो मैटर करता है। अभी screener.in का जो मैंने वैल्यूज़ को जो जितना भी मैंने चेक किया है वो काफ़ी रीज़नेबल लग रहा है मेरे को और रिलायबल लग रहा है। अगर 52 वीक हाई और लो देखें, भाव अभी कितना दूर है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को अराउंड 50% और बढ़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ अगर उसको 52 वीक हाईएस्ट पॉइंट टच करना है, और लो से अराउंड वो 20% रिकवर हुआ है। अमरा राजा बैटरीज को अराउंड 44% जाना होगा और 62% रिकवर कर दिया ऑलरेडी इसने अपने लोएस्ट पॉइंट से, जबकि एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने ऑलमोस्ट 100% रिकवर किया है अपने लोएस्ट पॉइंट से, और 40% और बढ़ना पड़ेगा उसको अगर 52 वीक हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है। अगर रिटर्न्स देखें 1, 3 और 5 ईयर्स का, तीनों कंपनी में नेगेटिव रिटर्न्स मिला है। अगर हमने इन्वेस्ट किया होता 1 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले, हमारा पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव में होता। एक्साइड में अराउंड 28% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है 1 साल पीछे से, अमरा राजा ने 10% और एवरेडी ने अराउंड 12% का। अगर 3 साल पीछे से देखें तो 14% और 40% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, और 5 ईयर्स पीछे से अराउंड 1.2%, 8.2% और 24% का। बैलेंस शीट साइज एक्साइड इंडस्ट्रीज का करीब 23,800 करोड़ का है। इसमें हमने देखा था एक मेजर पोर्शन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आता है। अमरा राजा बैटरीज 4,951 करोड़ और एवरेडी इंडस्ट्रीज 1,340 करोड़। एक्साइड इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट डेट 186 करोड़ का है, अमरा राजा 89 करोड़ और एवरेडी 366। वह 3 साल पीछे देखे तो एक्साइड में डेट थोड़ा बड़ा है, 115 करोड़ से 186 करोड़, अमरा राजा में 74 से 89 और एवरेडी इंडस्ट्रीज़ में 200 से 366। तो एवरेडी इंडस्ट्रीज़ का डेट एक सब्सटेंशियल पोर्शन है अपने बैलेंस शीट के अंदर, जो हमने देखा था 0.9 टाइम्स का था। अगर फिक्स एसेट्स होल्डिंग बात करें तो एक्साइड में 4,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं, अमरा राजा बैटरीज में 2,600 और एवरेडी में अराउंड 412 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं। तो तीनों कंपनी एसेट इंटेंसिव है। अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में भी देखें, अगर इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस निकाल देते हैं तो फिक्स एसेट्स में एक मेजर इन्वेस्टमेंट है इनका भी। तो तीनों कंपनी का कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई दिखता है। लोएस्ट कैश होल्डिंग एवरेडी इंडस्ट्रीज़ का है 10 करोड़ का, अमरा राजा का बैलेंस शीट में 163 करोड़ का कैश होल्डिंग है और एक्साइड का 252 करोड़। तो और फाइनली अगर कैपेक्स देखें तो
एक्साइड अभी फिलहाल 324 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। अमरा राजा बैटरीज में 396 करोड़ का और एवररेडी में बहुत लो अमाउंट का कैपेक्स है 3 करोड़ का। तो इसी के साथ मेरा पीयर ग्रुप कंपैरिजन एनालिसिस खत्म होता है। नेक्स्ट हम ग्राफ और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। मेरे पास ग्राफ है इसका 20 साल का, 2000 से लेके 2020 तक का। बॉटम ऑफ द स्क्रीन में मैंने RSI का इंडिकेटर लगाया है। जब भी दोनों RSI लाइंस 30 के नीचे जाते हैं तो मेरा जनरली बाइंग शुरू होता है। ये ओवरसोल्ड लेवल है और 70 के ऊपर हम सेलिंग का कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसको जूम करूँ, तकरीबन अगस्त 2019 के अंदर ऑलमोस्ट डबल डिप किया था। 28.5 और 30.2 का RSI वैल्यूज़ है इसका और भाव था करीब 178.5 रुपीज़ का। तो यहाँ तक हम बाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम अराउंड 180 या 181 तक बाई कर सकते हैं। इसका करंट मार्केट भाव है अराउंड 149.4 रुपीज़ का और करंट RSI एट अराउंड 41 और 39 पे हैं। तो मेरे पास थोड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस हैं जहाँ पर मैं बाई करूँगा इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम 181 रुपीज़, 166, 153, अगर किसी को नोट करना तो नोट कर सकते हैं, 141, 130, 121, 115 और 106 रुपीज़। तो ये लेवल्स पे हम अपना बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा एवरेज बना सकते हैं हम। ये लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, उसके बेसिस पे हमको बाई करना है। और एक बार RSI आ जाता है तो उसके बाद हम हमारा उसके नीचे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ भी कंपेयर करेंगे। फंडामेंटली कहाँ पर ये इसका वैल्यूएशंस पे हमको बाई करना है तो वो भी हम अलग से देखते हैं उसको। इसके पहले हम अमरा राजा बैटरीज़ का चार्ट देख लेते हैं। अमरा राजा बैटरीज़ 19 अक्टूबर 2017 में डबल डिप किया था। उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट 35 के नीचे दोनों RSI लाइंस आ गए थे 14 जून 2019 में। तब भाव था अराउंड 612 रुपीज़ का। अभी फ़िलहाल करंट मार्केट प्राइस इसका 569 रुपीज़ है और ये काफ़ी रिकवर हुआ है अपने लो से। जैसे हमने पहले एनालिसिस किया था ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो गया इसका। यहाँ से भी मुझे एक पोटेंशियल अपसाइड दिखता है अमरा राजा में भी। मेरे हिसाब से 660 के ऊपर बाई नहीं करना चाहिए। तो इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस हैं वो है 660, 565, 492, 453, 384 और 314 रुपीज़। तो ये लेवल्स पे हम बाई कर सकते हैं इसको। अगर नेक्स्ट मूव आता है नीचे की तरफ किसी को बाई करना है। ये वीडियो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का है। इसमें मैं सिर्फ अमरा राजा का टेक्निकल चार्ट देख रहा हूँ कि अमरा राजा अगर किसी को बाई करना है तो किस लेवल पे बाई कर सकते हो। ये कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, आप सब समझदार लोग हैं। आपको मालूम है कि ये मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये व्यू पॉइंट से ही इसको समझिए। नेक्स्ट हम एवर रेडी इंडस्ट्रीज़ का भी देख लेते हैं चार्ट, क्योंकि फंडामेंटली मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि यहाँ पर डेट भी हाई था, इंटरेस्ट कवरेज लो था और प्रमोटर होल्डिंग लो था, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी लो था। दूसरा था कि जो इसका कवरेज है इंटरेस्ट कवरेज वो भी बहुत लो था, नेट प्रॉफिट मार्जिन लो था। तो ये सारे रीजंस की वजह से फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। नेक्स्ट हम इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। अगर इंट्रिंसिक प्राइस कैलकुलेशन देखें तो मेरे पास 4 टारगेट है। 173 के नीचे हमको बाइंग स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ 271 के ऊपर हम बेच सकते हैं इसको। तो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से अगर हम प्रोजेक्ट करें तो अराउंड 75% का गेन दिख रहा है हाईएस्ट टारगेट 1 पे, और लोएस्ट टारगेट 154 से 173 का अराउंड 12% का गेन है। अगर हम इन चारों प्राइसेस का एवरेज भी निकालें जो 224 रुपीज़ बनता है, तो यहाँ पे फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस अराउंड 45% का गेन है। तो जब हमने टेक्निकल देखा था तो 180 के नीचे बाइंग शुरू करना था हमको, तो यहाँ पर और टेक्निकल में ये मैच कर रहा है और 270 के ऊपर हमको इसको बेचना है या स्टार्ट करना है बेचने को। सब एक साथ में नहीं बेचना है। जैसे जैसे अगर हमको लगता है कंपनी का फंडामेंटल अभी भी अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमको निकल ही जाना है, होल्ड भी कर सकते हैं या हम पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और थोड़ा बहुत रख सकते हैं अपना प्रॉफिट और बढ़ने के लिए। तो किसी भी चीज़ का कुछ फिक्स रूल नहीं है, आपका जो कंफर्ट जोन है, आपको जो बेस्ट लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो इसी के साथ मेरा डिटेल्ड एनालिसिस एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट होता है। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो या आपके कोई डाउट हो इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट देखिए इंग्लिश और हिंदी में,
जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उस वीडियो से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। खास करके जो मेरे पहले के वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने डिटेल में हर एक रेशियो के बारे में समझाया है। अभी जो लेटेस्ट वीडियोस है उसमें मैं थोड़ा कम समझाता हूँ रेशियो के बारे में। ऑल्दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक रेशियो का क्या मतलब है, फिर भी अगर डिटेल में आपको समझना है तो काफ़ी सारे ओल्ड वीडियोज़ है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल के अंदर, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया। धन्यवाद। नमस्ते। कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। लज़्ज़तें सजदाए संगे दर क्या कहें, लज़्ज़तें सजदाए संगे दर क्या कहें। होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद। जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई, क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई। आदमी बन गया गम उठाने के बाद। जिंदगी से मिले मौत आने के बाद, कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद। रात का माजरा किससे पूछूं शमी, रात का माजरा किससे पूछूं शमी। क्या बनी बज़्म पर मेरे आने के बाद। जिंदगी से मिले मौत आने